हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल, है ना। ये चैप्टर चाहे जेई मेंस एग्ज़ाम हो या नीट हो या जे एडवांस हो, है ना, तीनों एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और बोर्ड्स में तो आते ही है ना, 11th का जो एग्ज़ाम आप दोगे बोर्ड का उसमें भी तो आएगा ही आएगा। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या इफेक्ट होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे मान लीजिए जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पे कोई तो फोर्स होगा जो उसको रिवॉल्व करा रहा होगा, है ना। तो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है जो अर्थ को उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कराता है सन के अराउंड। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। क्लियर। और क्या हो सकता है, जैसे हम लोग हैं, है ना, तो हम लोगों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट बस यही है कि मास होना, दो बॉडी होना चाहिए और दोनों बॉडी के पास मास होना चाहिए। दो से ज़्यादा भी बॉडी होगा तब भी लगेगा। ओके, मिनिमम दो बॉडी होने चाहिए, दोनों बॉडी के पास मास होना चाहिए। ओके, तभी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, चाहे उनका मास कितना भी हो, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत ही कम होता है, लेकिन उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा, इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का बात नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन किधर होगा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो हेडिंग हम लोग डालेंगे ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो न्यूटन्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर दो पॉइंट मास होगा, दो पॉइंट मास होगा, एक का मास m1 ले लो और दूसरे का m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये r ले लो, है ना। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मासेस, है ना। ये दोनों पॉइंट मास है, कंटिन्यूअस मास नहीं। ओके, कंटिन्यूअस मास करने का मतलब ये जो आपको पेन दिख रहा है ये कंटिन्यूअस मास है ना। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। पॉइंट मास मतलब बहुत छोटा सा मास होगा। ओके, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये पाया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एफ जी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, दोनों मास है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है। फर्दर इन्होंने इसको सॉल्व किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू हमें मिल गया है g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो जो ग्रेविटेशन जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पहले इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए मास का वैल्यू इंक्रीज होगा, मास का वैल्यू इंक्रीज होगा किसी एक का, इसका या इसका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है जो आर है, इसको आप इंक्रीज करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ओके, अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन इन नेचर होता है, मतलब ये जो मास है इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये जो मास है इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको मैं बोल देता हूँ F12, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको बोल दे रहा हूँ F21। F12 क्या है, F12 क्या है, फोर्स ऑन
मास m1 ड्यू टू मास m2। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि F21 का वैल्यू कितना होगा, F21 का वैल्यू कितना होगा? F21 है क्या? फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1। ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना? क्लियर है? लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना? और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, है ना? तो आपने पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है? एक्शन रिएक्शन जो पेयर फोर्सेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, और दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, है ना? एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लग सकता। ओके, तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर का जो डिफिनेशन है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो F1 और F12 F21 जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। F12 एंड F21 आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जो F12 और F21 है ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्यों है आपको बता दिया। ओके, अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना? इसको भी लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive in nature। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना? तो इस पॉइंट मास का जो सेंटर है और इस पॉइंट मास का जो सेंटर है, इन दोनों सेंटर को आप क्या करो, एक लाइन से ज्वाइन करो, है ना? ये लाइन होगा आपका, डॉट से दिखाया है ना? इस लाइन के अलोंग ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू masses। ओके, along the line joining center of two masses। okay, direction of gravitational force is along the line joining centers of both masses। पॉइंट क्लियर है ना? तो अभी तक हमने 4 पॉइंट हमने सीखा। फर्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका नेचर कैसा है, और दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, इस पे जो लग रहा है और इस पे जो लग रहा है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके एक्सेलरेशन का बात करूं, ये जो m1 मास है इसके एक्सेलरेशन का बात करूं, इसको मैं a1 बोल देता हूं, और इसका जो एक्सेलरेशन है इसको मैं a2 बोल देता हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ a1 का वैल्यू कितना होगा? a1 इक्वल टू हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू ए में होता है, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा F12 डिवाइडेड बाई m1। ओके, और a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? F21 डिवाइडेड बाई m2।
तो F12 F21 दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन M1 और M2 का वैल्यू जरूर नहीं है सेम है ना, हमेशा जरूर नहीं कि हमेशा सेम ही होगा, ये डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, तो अगर सेम होगा, M1 और M2 सेम होगा, तो दोनों पॉइंट मास का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर डिफरेंट होगा तो दोनों पॉइंट मास का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। ओके, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो M1 मास है इस पे नेट फोर्स क्या जीरो है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं जीरो नहीं है। M1 मास जो है इस पे क्या नेट फोर्स जीरो है, नहीं है। नेट फोर्स कितना है, F12 है। क्या M2 मास पे नेट फोर्स जीरो है, नहीं है। कितना है, F21 है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, तो हाँ सिस्टम पे तो जीरो है, क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर आप इसको सिस्टम ले लोगे तो दोनों इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। ओके, नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे इसका वेलोसिटी दे देगा, इसका भी दे देगा, और कुछ समय बाद इसका दे देगा, इसका आपसे पूछेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। क्लियर। अगर मैं इस पॉइंट, इसका जो सेंटर है, ये जो पॉइंट मास है इसका जो सेंटर है, इसके अबाउट टॉर्क पूछूं इन दोनों फोर्स का, तो कितना होगा, तो इसके कारण तो यही जीरो होगा, क्योंकि उसी सेंटर पे लग रहा है। ओके, और ये जो फोर्स है जो आर वेक्टर होगा उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री, तो इसका भी टॉर्क जीरो आएगा, मतलब इसका भी टॉर्क जीरो है, इसका भी टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क कितना हुआ, जीरो। जब नेट टॉर्क जीरो होता है तो क्या कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगा सकते हैं, है ना, मतलब एम वी, अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है तो M1 V1 R1 इक्वल टू M2 V2 R2, बिल्कुल लगा सकते हो, है ना। इसका एप्लीकेशन आगे देखने को और मिलेगा, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं, है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं। ओके, तो एफ जी इक्वल टू होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दो मासेस हैं जिनको हमने एयर में रखा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तभी तो इनके बीच में इतना फोर्स लगेगा, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। ये कहाँ पे, एयर में। अब हमने क्या किया, इसको वाटर में डिप कर दिया, है ना, यहाँ पे वाटर। मास सेम रखा हमने, डिस्टेंस भी सेम रखा। ओके, तो हमें पता करना है क्या मीडियम को चेंज करने से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज हुआ कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो एफ जी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो जी का वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो आप अभी एयर में हो, वाटर में चले गए, मून पे चले गए, ब्लैक होल में चले गए, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, और मास यहाँ पे चेंज हुआ नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या मास चेंज हुआ दोनों पार्टिकल का, नहीं हुआ। इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब क्या वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन क्लास 12 में जब जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम चेंज कर दोगे, अभी एयर में रखो दो चार्ज पार्टिकल को, उसको अपने वाटर में रख दिया, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। जी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी हमारा होता है यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, इसका वैल्यू कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। हमें जी का यूनिट, तो आप फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन, इसको आप इधर भेजोगे मीटर स्क्वायर, इसको आप नीचे भेजोगे केजी स्क्वायर, है ना। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। आया बात समझ में। इसको आप एफ जी डैश कर दो और एफ जी, है ना। तो यहाँ पे एफ जी जो होगा वो इक्वल होगा एफ जी डैश के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।